नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योगा ज्योतिष हब यूट्यूब चैनल में आप सबका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। एनटीए योगा नेट की यूनिट नंबर 7 से जुड़े हुए सभी प्रश्न आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं और ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास रहने वाली है। 2017, 18, 19 के एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न आए हैं 7 नंबर यूनिट से, वो सभी आज हम पढ़ेंगे। आज के लिए पहला प्रश्न जो बनता है वह ये है, सूची। सबसे पहले इसमें एक सूची आई हुई है। एक तरफ ये प्रश्न है वैसे तो आपका योग दर्शन से संबंधित, पर इसमें भी लगा हुआ है कुछ पार्ट, तो उसमें से जुड़ा हुआ प्रश्न है। क्लेश एक तरफ है, क्लेश है, चित्तवृत्तियाँ हैं, सहभुव है और अंतराय हैं। इनका किन के साथ संबंध है आपको दूसरे नंबर सूची में से देख करके बताना है। क्लेश का संबंध अनवस्थित्व में है, चित्तवृत्ति का संबंध अंगमेजत्व है, सहभुव क्या है, आप कमेंट के साथ साथ बताना है आपको ए का संबंध किस नंबर के साथ है। जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो शुरू कर दिया है और सबके साथ शेयर भी कर लीजिए साथ ही साथ में, ताकि ज़्यादा ज़्यादा विद्यार्थी इसमें जुड़ सकें। और चलिए इसमें मेल करते हैं। सबसे पहले क्लेश का जो संबंध है, क्लेश जो है ये किसके साथ संबंध है। क्लेश क्या है इनमें से, अस्मिता जो है क्लेश, आपको ध्यान आ रहा होगा। अस्मिता, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेशाः, 5 एक क्लेश हैं, उनमें से अस्मिता एक है। चित्तवृत्ति, चित्त की वृत्ति कौन है, विकल्प, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतय, है ना। विकल्प जो है चित्त की वृत्तियों में आता है। सहभुव जो है ये अंगमेजत्व कहलाते हैं। सहभुव 5 प्रकार के सहभुव है। और अंतराय जो है 9 प्रकार के अनवस्थित्व जो है ये अंतराय में आते हैं। इनका क्रम आप याद रखिए और इनको भी एक एक करके 9 अंतराय, 5 उपअंतराय, विकल्प 5 ये क्लेश, इन सबको कंठस्थ याद कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, वह ये है, यहाँ पर फिर सूची है और यहाँ एक तरफ तो दिए गए हैं पूरे अंतराय, 9 अंतराय जो हैं उनमें से 5 अंतराय यहाँ दिए गए हैं। उन अंतरायों का क्या हिंदी अनुवाद है, उसे क्या कहते हैं, ये यहाँ सामने दिया गया है। उसका क्या आपको मेल करना है। स्त्यान का संबंध देखिए सूची नंबर 2 में से किसके साथ है। अविरति, अलब्ध भूमित्व और अनवस्थित्व किसे कहते हैं, एक बार कोशिश करिए सभी प्रश्न का उत्तर देने का। स्त्यान का संबंध किसके साथ है। समाधि भूमि को प्राप्त करने में असमर्थता या फिर इच्छा न होना, प्राप्त स्थिति में चित्त को लगाए रखने में, या विषयों में तृप्ति बने रहने को स्त्यान कहते हैं। किसे कहते हैं, चलिए जिन का जो प्रश्न बनता है माइंड में उसको देखिए। स्त्यान का जो संबंध बनता है, स्त्यान होता है इच्छा न होना। स्त्यान का अर्थ क्या होता है, इच्छा न होना। यानी जो ए ऑप्शन है, यहाँ देखो बी आ गया है इसमें, पर फिर भी ध्यान दीजिए जो बी का ऑप्शन जो है इच्छा न होना है। अविरति का जो संबंध है, अविरति का, अब विरति होता है छोड़ना, अविरति यानी विषयों में तृप्ति बने रहना। अविरति का संबंध क्या है, विषयों में तृप्ति बने रहना। सी का जो यहाँ अलब्ध भूमित्व का जो संबंध है, अलब्ध भूमित्व यानी समाधि भूमि को प्राप्त करने में असमर्थता, ये इसका सही उत्तर है। अंतिम इसमें आता है अनवस्थित्व। अब बचा क्या, अनवस्थित्व, प्राप्त स्थिति में चित्त को लगाए रखने को क्या कहते हैं, अनवस्थित्व। इस तरह से ये 5 इनके बिंदु आप ध्यान से समझ लीजिए और पूरे 9 के 9 अंतराय आप याद कर लें और उनके अर्थ को भी समझ लीजिए। निश्चित रूप से इनमें से प्रश्न आते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने है, किसके अंतर्गत स्त्यान, संशय, अविरति, भ्रांति दर्शन को सम्मिलित किया गया है। देखिए कितना सरल प्रश्न, और फिर ये दोबारा सामने इससे संबंधित बहुत बार प्रश्न आए हैं। ध्यान देखिए, अंतराय कहा,
चित्त विक्षेप कहा, सहभुव या उपविक्षेप। आपको यहाँ ऐसे प्रश्न जब सामने आएंगे तो थोड़ा कंफ्यूज होगा। अब इसमें एक ही शब्दावली के दो दो अर्थ हैं। अंतराय, पहले तो यह आपको पहचान करना है इनमें से ये उपअंतराय हैं या अंतराय हैं, क्या है। सही उत्तर दीजिए। इसमें से दो ऑप्शन सही हैं और दो गलत हैं। सही का उत्तर आप दीजिए, फटाफट करिए। जितना शीघ्रता से उत्तर देंगे उतना ही समय बचने वाला है। हाँ, सही उत्तर क्या है आपकी दृष्टि में? और सही उत्तर इसका आता है ऑप्शन नंबर जो है पहला, ऑप्शन नंबर अंतराय और चित्त विक्षेप। ए और बी इसका सही उत्तर है। क्या उत्तर है इसका सही? ए और बी। आज हम इस पूरे कालांश में 50+ हमने प्रश्नों का एक सॉल्व करेंगे। इसी में भी MCQ जितना रहेगा 50 प्रश्नों से ज़्यादा हम करने वाले हैं। और सभी ध्यानपूर्वकता से करते रहिए, पार्टिसिपेट करिए, साथ साथ में लीजिए। सूची, अब सूची एक तरफ दिया है मैत्री, करुणा, उपेक्षा, मुदिता, और दूसरी तरफ क्या है इनका अर्थ है। अब मैत्री किनके प्रति रखनी है? ये जो हमारी भावनाएं हैं 4, तो यहाँ मैत्री जो है पाप कर्म के प्रति रखना है, सुखी व्यक्तियों के प्रति, पुण्यकर्मी व्यक्ति या दुखी व्यक्तियों के प्रति, किन के प्रति ये भावना रखनी है ये आपको बताना। ए का संबंध किस नंबर से है बताइए। करुणा का संबंध, उपेक्षा का, मुदिता का, जो आपको सही जिसका संबंध जिसके साथ लगता है, आपको ठीक लग रहा है उत्तर, उसका उत्तर तुरंत दीजिए। और ऐसे जो सूची मिलान वाले प्रश्न होते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, पहले वह निश्चित करिए जो कन्फर्म पक्का 100% आपको पक्का है कि ये इसका अर्थ बनता है, इसके साथ संबंध है, तो ये विशेष आप ध्यान रखिए। तो इसमें चलते हैं, मिलान करते हैं। सबसे पहले मैत्री क्या है? मैत्री उनके प्रति करना है जो सुखी व्यक्ति, उनके प्रति मैत्री का भाव रखना। करुणा जो है, करुणा किन के प्रति रखना? जो दुखी व्यक्ति हैं उनके प्रति क्या करना? करुणा का भाव रखना। उपेक्षा का भाव जो रखना है, उपेक्षा का जो भाव है वह जो पापी कर्म करते हैं उनके प्रति, मुदिता का भाव पुण्य कर्म वालों के प्रति रखना है। इस तरह से इनका मिलान बहुत अच्छे से करना। और ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर बार आता है, ये कहीं से कैसे भी आ जाए। अगला प्रश्न 5 नंबर पर, हठ प्रदीपिका के अनुसार एक योगाभ्यासी के लिए कौन से आहार द्रव्य निषिद्ध हैं? खाने के लिए कौन से अन्न मना किया गया है वो आपको बताना है। तिल, यव, सरसप और शुंठी, इन चारों में से एक सही उत्तर बताओ। इनमें से कौन कौन से आहार हैं? इनमें से 2 ऐसे आहार हैं जो मना किया गया है। क्या मना किया गया? नहीं खाना, निषिद्ध किया गया है। हठ प्रदीपिका के अनुसार आपको बताना है वह 2 कौन से आहार हैं। इसमें से बताइए। तिल है, यव है, सरसप है, शुंठी है। इनमें से 2 आहार मना किया गया है और आपको बता देते हैं इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ए जो है मना किया गया तिल, और ऑप्शन नंबर सी सरसप, सरसों को बोलते हैं सरसप, तिल और सरसों का जो तेल है सरसप, उसको मना किया गया है। प्रश्न संख्या 6, हठ प्रदीपिका के अनुसार योगाभ्यासी के लिए कौन से खाद्य पदार्थ अपथ्य है? फिर यहाँ पूछा गया है खाने योग्य नहीं है। निषिद्ध करना भी एक ही बात, अपथ्य कह दे वो भी मना के लिए बात कही गई है। अपथ्य खाने योग्य नहीं है। क्या दूध नहीं खाना? दूध, दही, तक्र यानी छाछ को बोलते हैं, और नवनीत बोलते हैं मक्खन को। इन चारों में से 2 ऑप्शन आपके गलत हैं जो अपथ्य है। हठ योगाभ्यासी को वो 2 ऐसे आहार इनमें से वो नहीं करना। वह कौन कौन से हैं बताइए। क्या दही है? क्या दूध? तक्र यानी छाछ है? क्या? 2 उत्तर फटाफट बताओ। जो उत्तर सही दे रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत कर रहे हैं सभी विद्यार्थी। सही उत्तर मैं बता देता हूँ इसी का। सही उत्तर इसमें है दही मना किया गया है, तक्र छाछ मना किया गया है, और
ये ए और सी इसका सही उत्तर है। दूध और नवनीत यानी मक्खन, दूध और मक्खन खाने के लिए कहा गया है, जो नए अभ्यासी उनको खाना चाहिए। प्रश्न संख्या 7, गहरन संहिता के अनुसार योगाभ्यासी के लिए कौन से खाद्य पदार्थ वर्जित होने चाहिए? खाद्य पदार्थ कौन से मना होने चाहिए? यहाँ फिर पूछा, यहाँ सब्जियों के नाम हैं, कुछ दालों के नाम हैं। कुस्मांड बोलते हैं कद्दू को, पटोल कहते हैं परवल को, लकुच कहते हैं, ये देख लीजिए, कुलथ है दाल के लिए, कुलथी दाल है। तो इन चारों में से कौन से 2 आहार हैं? यहाँ 3, इनमें से एक आहार है जो खाने के लिए कहा गया है और 3 आहार ऐसे हैं जो मना किया गया है। अब एक ऑप्शन बताओ इनमें से जो कहा गया है। मैं तो ये कहूँगा जो कहा गया है वो बता दीजिए, इनमें से किसके लिए कहा ये पथ्य है गहरन संहिता के अनुसार, और 3 इसमें से नहीं कहा गया। सही उत्तर देने की कोशिश करिए, वह कौन सा आहार है जो खाने के लिए कहा गया है। इसलिए इन खाद्य पदार्थों के अर्थ भी जान लीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। सी जो है लकुच, जो है लकुच को खाने के लिए कहा गया है। यहाँ प्रश्न क्या है? वर्जित होने चाहिए। अब वर्जित बचे हुए कद्दू, परवल, दाल, ये सब मना किया गया है, ये वर्जित आहार में आते हैं गहरन संहिता के अनुसार। ध्यान दीजिए, हठ योग प्रतिपिका पूछा जाए उसमें थोड़ा अलग हो सकता है, गहरन संहिता का ध्यान दीजिए, ये इसके अनुसार है। प्रश्न संख्या 8, आयुर्वेद के किस आचार्य के अनुसार समदोषः समअग्निश्च समधातु मलक्रियः स्वस्थ के विशिष्ट लक्षण हैं? ये जो पंक्ति है ये किन के अनुसार कही गई है? आचार्य चरक के अनुसार, आचार्य सुश्रुत के अनुसार, आचार्य कश्यप है, आचार्य वाग्भट है। बताइए किन के अनुसार ये कहा गया है कि समदोषः समअग्निश्च समधातुः मलक्रियः? बताइए, उत्तर दीजिए सभी। इसका सही उत्तर एक ही, हाँ, एक अक्षर तो आपको लिखना है, फटाफट ए है या बी, सी, डी, इनमें से लिख करके कमेंट कर दीजिए, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बी जो है इसका सही उत्तर है। आयुर्वेद से संबंधित प्रश्न आते हैं। आयुर्वेद के अनुसार किसी भी बीमारी के कारण के मुख्य कारक हैं, मतलब कोई भी बीमारी लगता है उसका एक मुख्य कारण रहते हैं। इनमें से पहचानिए, सातम्येन्द्रियार्थ संयोग है, या प्रज्ञापराध, परिणाम, या दोष साम्यता। इनमें से आपको बताना है 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो एक कारण रहते हैं मुख्य। इनमें से 2 ऑप्शन हैं और 2 गलत हैं, इसमें 2 सही हैं। अब सही बताओ इनमें से कौन से हैं सही, जो बीमारी के कारण माने गए हैं। हाँ, और ये सब मैंने बताए हैं, इसके 3 कारण होते हैं। वो पुरानी वीडियोस को आप देखिए एक बार जा कर के, सारी योग नेट की जितनी भी पुराने सॉल्व क्वेश्चन पेपरों के वीडियोस बनाए हैं उसमें प्रत्येक ऑप्शनों के बारे में बताया गया है। पर यहाँ आपको बता देता हूँ, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी और सी। सही उत्तर क्या है? प्रज्ञापराध, ऑप्शन नंबर सी परिणाम। ये हर बीमारी का कारण मुख्य कारणों में से आता है आयुर्वेद के अनुसार, ऑप्शन नंबर बी और सी। प्रश्न संख्या 10, वात प्रधान प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए किन गुणों से युक्त आहार लाभदायक है? जो वात प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं उनको किस प्रकार के गुणों से युक्त आहार करना चाहिए? अब यहाँ बताइए। और इस वात प्रधान है, पित्त प्रधान है, कफ प्रधान है, 100% एक प्रश्न आता ही आता है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। क्या शीत इसका सही उत्तर है? मधुर, उष्ण और लघु, इनमें से 2 ऑप्शन आपके सही हैं। एक तो बताया है इसमें प्रकृति उसका शीत है या मधुर, है ना। शीत उसका एक गुण भी है और उसका एक रस प्रधान पूछा गया, रस कौन सा उसमें। वात प्रधान प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए किन गुणों से युक्त आहार लाभदायक है? शीत, मधुर, उष्ण या लघु। ऑप्शन 2 है इसमें सही, वो बताइए वह कौन कौन से हैं।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी शीत आहार लेना चाहिए वात प्रकृति वालों को और मधुर मीठा आहार लेना चाहिए। ध्यान दीजिए, शीत और मधुर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। यहाँ दो सूचियाँ दी गई है, इनको आपको मिलान करना है और ये प्रश्न ध्यान से देखिए और इनको रट लीजिए। एक तरफ तो बताया गया है कि वात है, पित्त है, कफ है, यदि ये बिगड़ जाएं, असंतुलित हो जाएं तो शरीर में कितने प्रकार के रोग लगते हैं। दूसरी सूची में बताया है इतने प्रकार के रोग लगते हैं। वात के असंतुलन होने से बताइए 20 प्रकार के रोग लगते हैं या 80 प्रकार के या 40 प्रकार के या दोनों मिक्स द्वंद्व विकार के योग लगते हैं। अब आपने ऑप्शन जो ए के साथ कितने लगते हैं, कितने नंबर का रोग लगता है, वो आप लिख करके तुरंत मैसेज करिए। बताइए वात का असंतुलन जो होता है, संतुलन कितने प्रकार के रोग बनते हैं। पित्त के असंतुलन होने पर कितने प्रकार के रोग बनते हैं। सही उत्तर दीजिए। आपको बता देते हैं सही उत्तर इसका है वात यदि बिगड़ता है हमारे शरीर में तो सबसे ज़्यादा वात के ही रोग बनते, 80 प्रकार के रोग बनते हैं। और पित्त के बिगड़ने से कितने बनते हैं, 40 प्रकार के रोग बनते हैं। कफ के बिगड़ने से 20 प्रकार के रोग बनते हैं। और यदि किन्हीं दो दूषित दोष है जिसमें वात पित्त दोनों इकट्ठे बिगड़ जाएं या कफ और पित्त बिगड़ जाए तो आपके कौन से रोग बनते हैं, द्वंद्व विकार बोलते हैं उसको, दोनों के मिक्सअप जो रोग बनते हैं। तो ये विशेष ध्यान रखना है, पित्त के रोग होते हैं 40, कफ के 20 और वात के सबसे ज़्यादा 80 प्रकार के रोग बनते हैं। ये इसका सही उत्तर बनता है। आपके सामने अगला प्रश्न ये है, किस विश्व निकाय ने योग को मानवता के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में उत्कीर्ण किया है। यहाँ संस्थाओं के नाम दिए गए हैं, WHO, UN, यूनेस्को, यूनिसेफ। इनमें से एक ऐसी संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा है इनमें से जो योग को मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में स्वीकारा है। वह कौन सी संस्था है आप बताने, ये कौन सी संस्था इनमें से, ऑप्शन बताओ। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी, यूनेस्को। क्या है, ऑप्शन सी, यूनेस्को इसका सही उत्तर है प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर पर, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने के लिए अंतर सरकारों समिति का 11वां सत्र कहाँ आयोजित किया जाता था। कहाँ आयोजित किया जाता था, इटली में, इथियोपिया में, भारत और इस्टोनिया। अब देखो ऐसे प्रश्न भी हैं कुछ जो पूछे जा रहे हैं, आपको योग से जुड़े प्रश्नों को ध्यान से देख लेना है। अब इनमें से कहाँ ये कार्यक्रम जो है 11वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया वो आपने बताना है, इटली, इथियोपिया, भारत या इस्टोनिया में। सही उत्तर दो। यदि बहुत बढ़िया, गलती करेंगे तो अच्छा भी समझ में आएगा, बिना गलती करे कभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, इस बात का ध्यान रखिए। अज्ञानता से ही ज्ञान की तरफ जाया जाता है, यदि गलत करेंगे तो सही भी पता चलेगा। इसका सही उत्तर आता है इथियोपिया। इथियोपिया जो है यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रश्न संख्या 14, योग के संबंध ज्ञान एवं कौशल के मुख्य अभिरक्षक कौन है। अब योग के संबंध में ज्ञान एवं कौशल के सामान्य व्यक्ति, आयुष मंत्रालय, राज्य सरकारें या योग गुरु कौन है, आपको बताना है। इसमें संबंध ज्ञान एवं कौशल के मुख्य अभिरक्षक कौन है। सही उत्तर बताओ, किन के लिए है ये, सामान्य व्यक्तियों के लिए है, आयुष मंत्रालय का ये दायित्व है या राज्य सरकारों का, ये योग गुरुओं का। सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर डी। क्या है, ऑप्शन नंबर डी, योग गुरु। योग गुरु को अभिरक्षक माना गया है, मुख्य अभिरक्षक वही है, इसलिए सभी योग गुरुओं का दायित्व बनता है। प्रश्न संख्या 15,
किसने प्राचीन भारत में विभिन्न पहलुओं जैसे स्वास्थ्य एवं औषधि या शिक्षा और कला को प्रभावित किया? किसने इन सब को किसने प्रभावित किया? स्वास्थ्य, औषधि या शिक्षा और कला, इन चारों को योग दर्शन ने किया क्या? आयुर्वेद ने, या सामुदायिक केंद्रों ने, या विश्वविद्यालय ने? इन सब को किसने प्रभावित किया है? स्वास्थ्य भी ठीक हो, जिससे औषधियाँ, स्वास्थ्य और शिक्षा और कला दोनों को किसने प्रभावित किया? बहुत सरल है आपके लिए और हो सकता है कठिन भी हो। सही उत्तर देने का प्रयास करें और वीडियो को साथ ही साथ शेयर जरूर किया करें, दोस्तों को बताएं, जोड़िए। संख्या बहुत कम रहती है, जोड़ना है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है, योग दर्शन। सही उत्तर क्या है? योग दर्शन। ये आपको स्वास्थ्य से संबंधित और शिक्षा कला को ये प्रभावित इसने किया है। प्रश्न संख्या 16, यूएनए निकाय के प्रशस्ति पत्र के अनुसार योग विधियां व्यक्तियों की किस रूप में सहायता करने के लिए अभिकल्पित की गई है? क्या यूएनए निकाय के प्रशस्ति जो उनका एक पत्र है उसके अनुसार योग विधियां जो हैं, टेक्निक्स जितनी, व्यक्तियों की किस रूप में सहायता करने के लिए अभिकल्पित कही गई है? अब ऑप्शन देखिए, यहाँ 4 आपके सामने हैं। आत्मानुभूति लाने के लिए है क्या? मोक्ष की अवस्था के लिए? सांसारिक सुखों का आनंद लेने के लिए? किसी भी प्रकार के दुखों पर विजय पाने के लिए? सही उत्तर आप इसमें से देना। और एक ऑप्शन मैं बता देता हूँ, वो गलत है। इसमें एक ऑप्शन क्या है? गलत, और 3 ऑप्शन सही है। अब आप मुझे एक ऑप्शन जो गलत है वह बताओ। ध्यान से एक बार रिवीजन कर लो इन चारों ऑप्शनों की। कौन सा गलत है? सोचिए, थोड़ा बल दीजिए अपनी बुद्धि पर। वीडियो ज़रा लंबा जरूर होता है, पर जब तक आप अपने एक पल के लिए चिंतन नहीं करेंगे अपनी मेधा से, अपनी बुद्धि पर बल दे करके, तब तक वो प्रश्न आपके अंदर गहराई से जाएगा नहीं। इस बात को समझिए। और इतना समय बचा के भी क्या करोगे कि प्रश्न ही समझ में ना आए और समय भी चला जाए। तो आप इनमें से सही उत्तर आपने चुना, तो वो है इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है, ये इसका जो है, इसको छोड़ करके बाकी तीनों ऑप्शन ठीक हैं। सांसारिक सुखों का आनंद लेने के लिए, ये हम इसलिए योग नहीं करते, सांसारिक सुखों का आनंद लेने के लिए नहीं करते। बाकी सब ऑप्शन ठीक है। प्रश्न संख्या 17, आयुर्वेद के अनुसार जीवन के 3 स्तंभ हैं। हमारे जीवन में 3 स्तंभ माने गए हैं, वात पित्त कफ। क्या ये स्तंभ है क्या? सत्व रज तम, धर्म अर्थ काम, आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य। आयुर्वेद के अनुसार 3 स्तंभ किन्हें माना गया है? ये प्रश्न आपके सामने। बताओ कौन से 3 स्तंभ हैं इनमें से? इनमें से सही उत्तर है इसमें से ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य। ये इसका सही उत्तर है। आयुर्वेद के अनुसार जीवन के 3 स्तंभ हैं, आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य। प्रश्न 18, कफ प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए आहार के निम्नलिखित में से कौन से प्रकार लाभदायक? देखिए आ गया ना, पहले आया था वात वाला, अब आ गया कफ का, और हो सकता है अब की बार पित्त का आ जाए। तो इसलिए इनको याद रखिएगा। और ये सब बताए हुए भी हैं मैंने, आहार वात और पित्त कफ के किस किस तरह से इनका भोजन होना चाहिए। या ऑप्शन 4 हैं, स्निग्ध है, लघु, रुक्ष और गुरु। इनमें से 2 ऑप्शन सही हैं। जो कफ प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए लाभदायक है, वो ऐसा भोजन उनको करना चाहिए। अब 2 बताइए इनमें से ऑप्शन कौन से सही हैं, उनको कैसा भोजन करना है, या आप बताएंगे। इनमें से 2 ऑप्शन हैं जो कफ प्रकृति वालों के लिए ठीक हैं। इसमें सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी और सी। ऑप्शन नंबर बी और सी जो है, इसका सही उत्तर है लघु यानी रुक्ष। लघु में हल्का भोजन, रुक्ष सूखा भोजन, इनको करना है कफ प्रकृति वालों को। प्रश्न संख्या 19,
यहाँ दो सूचियाँ दी गई हैं, इनको आपने मिलान करना है। एक तरफ तो बताया रस है, 6 रस जो होते हैं उनमें से 4 रस हैं यहाँ पर। दूसरी तरफ वात पित्त कफ जो दोष होते हैं वो एक तरफ लिखे गए हैं। अब आपने बताना है कौन सा रस किस रस को कम करता है, किस दोष को घटाता है। मान लो किसी को वात दोष है, व्यक्ति में वात के रोग हैं, तो उसको कौन सा रस लेना चाहिए। अमल रस किस व्यक्ति को लेना, कटु रस किसको लेना, कषाय रस का प्रयोग किसको करना, कफ को कम करने में प्रयोग करना है या वात पित्त को कम करने में, या आपने मेल करके बताना है। यहाँ पर मधुर रस सबसे पहले देखो, मधुर रस जो है ये क्या कम करता है, वात कम करता है। क्या कम करता है ये, वात कम करता है या वात और पित्त को कम करता है। मधुर रस जो है किसको कम करता है, इसका सही उत्तर क्या है। मधुर रस जो है, ध्यान दीजिए, मधुर रस, अब इसको रट लीजिए, वात और पित्त को घटाता है। जिनका वात और पित्त बढ़ा रहता है उसको मधुर रस कम करता है। अमल रस जो होता है, अमल रस जो है खाली ये वात को घटाता है। अमल रस क्या करता है, वात को घटाता है। और कटु रस जो है, कड़वा जो कटु रस रहता है वो आपके कफ को घटाता है। अब बचा क्या, कषाय रस। कषाय रस के दो कार्य हैं, एक तो पित्त को कम करता है और प्लस कफ को कम करता है। कषाय रस पित्त और कफ को घटाने का कार्य करता है कषाय रस। इस तरह से इन 4 रसों के बारे में बताया, कौन कौन सा रस किस दोष को कम करता है। प्रश्न संख्या 20, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्वास्थ्य की परिभाषा में स्वास्थ्य के किस आयाम का उल्लेख नहीं किया गया है। एक ऑप्शन है यहाँ पर देखिए, जो जिसका उल्लेख नहीं किया गया। देखो, शारीरिक है, मानसिक है, आध्यात्मिक है, सामाजिक है। इनमें से एक ऑप्शन है जो गलत है, जिसका उल्लेख विश्व स्वास्थ्य की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, उसमें नहीं है। पहले नहीं था, बाद में बल्कि किया गया है, अब तो कर दिया गया, पहले नहीं किया गया था। तो अब बताना है आपने इसमें से ऑप्शन वह कौन सा है जो नहीं किया गया। इसका ऑप्शन नंबर है ऑप्शन सी, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक जो है इसका सही उत्तर है, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो है परिभाषा है स्वास्थ्य की, उसमें इसका उल्लेख नहीं है। स्वास्थ्य आध्यात्मिक यानी ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 21, आयुर्वेद की परिभाषा में आयु के किस आयाम का उल्लेख नहीं किया गया। आयु है ना, आयु के किस आयाम का उल्लेख नहीं किया गया, यह आपको बताना है। हितायु, अहितायु, सुखायु और दीर्घायु, इनमें से एक ऑप्शन गलत है। वहाँ पर आयु के बारे में बताया है 4 प्रकार की आयु, तो यहाँ एक ऑप्शन इसमें से गलत है। वह कौन सा है, आप थोड़ा विचार करके उत्तर दीजिए, मनन करिए, क्या हो सकता है, कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है। हितायु है या अहितायु, सुखायु है या दीर्घायु, कौन सा ऑप्शन इसमें है। चलिए बता देते हैं आपको, समय का अभाव रहता है इसलिए जल्दी थोड़ा, पर फिर भी कोशिश करो जल्दी उत्तर आपके मस्तिष्क में तुरंत आए। ऑप्शन है डी। ऑप्शन क्या है, डी, दीर्घायु। दीर्घायु का उल्लेख नहीं किया गया। प्रश्न संख्या 22, पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए आहार के निम्नलिखित में से कौन से प्रकार लाभदायक। आ गया ना, वात भी आ गया, कफ भी आ चुका, पित्त भी आ चुका। ये हर बार घूम घूम कर आता है प्रश्न, और आपको ये प्रश्न समझ लीजिए और हो सकता है फिर आए। 4 ऑप्शन है, अमल, मधुर, कटु, शीत। पित्त प्रकृति वाले को कौन सा आहार लेना है, इनमें से 2 ऑप्शन सही है। बताइए बताइए, आप बताइए कौन से 2 ऑप्शन सही हैं। 2 ऑप्शन सही हैं, जो सही हैं बताओ कौन से सही हैं। पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए कौन सा आहार लाभदायक है। ऑप्शन नंबर इसमें आता है पित्त वालों के लिए मधुर और शीत। मधुर और
शीत जो है आहार वह पित्त प्रकृति वालों को लेना चाहिए। कौन कौन सा? मधुर और शीत, ये सही उत्तर है इसका। प्रश्न संख्या 23, आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार बीमारियां मुख्य रूप से किस कारण होती हैं? यानी बीमारियां जो लगती है ना, मुख्य रूप से किस कारण से लग जाती है। देखो ये प्रश्न फिर दोबारा आया है, पर इसमें विकल्प थोड़े बदले गए हैं। ध्यान दीजिए, इसमें ऑप्शन ए है दोष का असंतुलन, बी प्रतिरोध क्षमता की हानि, ऑप्शन सी कुपोषण और ऑप्शन डी धातु का असंतुलन। ये 4 ऑप्शन है, यानी दोष का असंतुलन, प्रतिरोध क्षमता की हानि, कुपोषण, धातु का असंतुलन। इनमें से बताना है कोई 2 ऑप्शन है जो बीमारियों का मुख्य कारण बनते हैं। इनमें से वह कौन से 2 कारण हैं बताओ। कौन से 2 कारण हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन सामने आपके, विचारिए और फटाफट उत्तर दीजिए। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन ए और ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ये सभी बीमारियों का कारण माना गया है मुख्य दोष का असंतुलन। ये वात पित्त कफ का यदि असंतुलन होगा तो रोग लगेगा। फिर कहा डी धातु का असंतुलन, 7 धातुओं का असंतुलन होना रोग है। स्वास्थ्य की परिभाषा को याद करिए, शम दोष है सम अग्निश्च सम धातु मलक्रिय, वो वाली पूरी परिभाषा पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। और ये 2 ऑप्शन ए और डी इसका सही उत्तर है। और प्रश्न संख्या 24, किए गए शोध में प्राप्त साक्ष्य के अनुसार रक्तचाप में कमी का सब किन से संबंध है? अब इनमें से संबंध बताना है किसके साथ है। कैटेकोलामिन में कमी आ जाना, या कैटेकोलामिन में वृद्धि होना, कॉर्टिसोल में कमी आना, या कॉर्टिसोल है कॉर्टिसोल में कमी आना, या कॉर्टिसोल में वृद्धि होना। इनमें से 2 ऑप्शन है जो सही है, जो आपके रक्तचाप में कमी का किन से संबंध है। ये प्रश्न हम पहले पढ़ चुके हैं वैसे, फिर भी आप इसको तुरंत कोशिश करिए उत्तर देने का। इसका सही उत्तर आता है ऑप्शन नंबर कैटेकोलामिन में कमी आना, फिर ये कॉर्टिसोल में कमी आना। क्या है? ऑप्शन नंबर ए और सी इसका सही उत्तर है। कैटेकोलामिन में कमी आना, कॉर्टिसोल में कमी आना। प्रश्न संख्या 25, यहाँ 2 विकल्प, 2 यहाँ पर एक अभिकथन है एक तर्क है। इसको आप देखिए। अभिकथन में आपको प्रश्न में बताया जाता है कि ये प्रश्न है, आपको बताना अभिकथन। तर्क में उसी प्रश्न को थोड़ा परिभाषित करके समझाया जाता है कि ये आपका तर्क है। वो तर्क ए के साथ सही मेल करना होना चाहिए। यदि नहीं है तो आप कहेंगे कि एक अभिकथन जो है आर का सही व्याख्या नहीं है, और है तो आप कहेंगे आर की ए के साथ सही व्याख्या है। हो सकता है आर अपने आप में स्वतंत्र रूप से ठीक हो सकता है। तो ये प्रश्न हमने पढ़े हैं। देखिए, अभिकथन में योगाभ्यास के लिए मिताहार अनिवार्य है, बहुत सही है, सब जगह मिताहार की बात कही गई है। और तर्क क्या कहा कि मधुर तथा स्निग्ध भोजन करना, ये भी कहा, और 1/4 पेट को खाली रखना मिताहार की विशेषताएं हैं। ये मिताहार की परिभाषा भी है। तो यहाँ स्पष्ट रूप से कहा, तो इसलिए क्या बनता है, अभिकथन ए आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या है, क्योंकि आर में जो बात कही है वह ए वाली बात को ही पुष्ट कर रहा है, इसलिए कहेंगे आर ए की सही व्याख्या है। प्रश्न संख्या 26, यहाँ फिर 2 अभिकथन एक और दूसरा बताया गया है, यहाँ आप देखकर बताएंगे। अभिकथन में कहा सात्विक आहार योगाभ्यासी के लिए उपयोगी है। जो सात्विक भोजन होता है वह योगाभ्यासी के लिए अच्छा माना गया, उपयोगी है। तर्क क्या दिया गया? तर्क में कहा योगाभ्यासी को अम्लीय, लवणीय, बासी और अशुद्ध आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। ये भी ठीक है।
पर सात्विक आहार योगाभ्यासी के लिए उपयोगी है, ये ठीक है। पर जो नीचे बात कही गई है यहाँ सात्विक की बात नहीं, पर यहाँ जो बता दिया राजसिक कह दिया, तो इसलिए जो बात नीचे तर्क आ रहा है ये भी ठीक है, पर इसकी सही व्याख्या नहीं बन पाती। इसलिए ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। यहाँ विशेष ध्यान देना है, जो बात ए में कही वही बात आर में उसी को पुष्ट करे, उसको खोलकर समझाया जाए तो ठीक, नहीं तो वो गलत होता है। तो प्रश्न संख्या 27 में आइए। इसमें आपको बताना है कि निर्माण के आधार पर निम्नलिखित धातुओं को उचित क्रम में व्यवस्थित करिए। यानी आपको 7 जो धातुएं हैं शरीर में, उन 7 धातुओं के नाम आपको कंठस्थ याद कर लेना है, फिर ही क्रम ये बना पाएंगे। तो ये मेद है, अस्थि, मांस, रक्त, मज्जा, इनका क्रमबद्ध करना है। पहला कौन सा धातु आता है, फिर उसके बाद किस धातु का नंबर आता है, फिर कौन सा धातु बनता है, यह आपको बताना है। ये सीक्वेंस इसका लगाना है, और ऐसे प्रश्न आपको आपकी बुद्धिमत्ता को परीक्षण करेंगे, इसलिए ऐसे प्रश्नों को रटना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्रम बनाइए। पहले सबसे शरीर में कौन सा धातु बनता है, डी। रक्त बनता है कि नहीं, रस से रक्त बनता है। रक्त जब बनता है तो रक्त के बाद क्या बनेगा, मांस बनेगा। रक्त से क्या बनेगा, मांस बन जाता है। उसके बाद मेदा, मेद बनेगा। क्या बनेगा, मेद बनेगा। और उसके बाद मेदा के बाद बनेगा अस्थि। मेदा के बाद क्या बनेगा, अस्थि। और अंतिम में बनता है मज्जा। अंतिम में क्या है, मज्जा। और इसके बाद बन जाता है शुक्र। क्या बन जाता है, शुक्र। इसलिए पहला रस बनता। इसी तरह से 7 धातुएं, इसको क्रम बना के रखिए। प्रश्न संख्या 28, प्रज्ञाप्राद में सम्मिलित नहीं है। अब ये प्रज्ञाप्राद क्या है, ये आयुर्वेद से संबंधित प्रश्न है। ये प्रज्ञाप्राद, अब प्रज्ञाप्राद में कितने कारक होते हैं वो आप याद कर लीजिए। अब उनको यदि याद किया है तो ही पहचान पाएंगे कि ये कारक इसमें से नहीं है। धीभ्रंश, धृतिभ्रंश, मनोवृत्ति भ्रंश और स्मृति भ्रंश, इनमें से बताइए कौन सा प्रज्ञाप्राद में सम्मिलित नहीं है। एक ऑप्शन है इसमें से जो गलत है और 3 सही है। जो गलत है वह बताओ, वह कौन सा है ऑप्शन जो गलत है। ऑप्शन समझ में आ रहा है तो फटाफट उत्तर दीजिए जो दे सकते हैं, और नहीं आप इसे अभी याद करिए। ऑप्शन जो मैं बता रहा हूँ इसको अच्छे से कंठस्थ कर लें। ऑप्शन नंबर इसमें है सी, मनोवृत्ति भ्रंश जो है ये प्रज्ञाप्राद में सम्मिलित नहीं है। अब क्या करना आपको, धीभ्रंश, धृतिभ्रंश, स्मृतिभ्रंश, इसको याद कर लो, क्योंकि ये भी प्रश्न आ सकता है प्रज्ञाप्राद में सम्मिलित कौन है। ध्यान दीजिए, अब यहाँ सिर्फ सम्मिलित नहीं पूछा है तो इन तीनों को याद कर लीजिए। धी, धृति और स्मृति ये है, और मनोवृत्ति भ्रंश जो है ऑप्शन सी ये नहीं है। प्रश्न संख्या 29, वात प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए, देखो फिर दोबारा प्रश्न आया है, ये सेम प्रश्न वापस घूम कर आ गए 4th टाइम में। आपको बताना शीत, स्निग्ध, रुक्ष और गुरु, इनमें से 2 ऑप्शन बताओ कौन से हैं जो वात प्रकृति वाले व्यक्तियों को लाभदायक होते हैं, उनको करना चाहिए। यहाँ बताइए। और ये अभी प्रश्न बता के हटा मैं पीछे, अभी इसी वीडियो में ऑप्शन 2 है इसमें। एक है वात वालों को क्या करना, शीत ठंडा भोजन लेना है। वात वालों क्या लेना, ठंडा। और रुक्ष यहाँ कहा, यहाँ क्या पूछा है, लाभकारी नहीं है। क्या पूछा है, लाभकारी नहीं है। इसका मतलब जो ठंडा भोजन, फ्रिज की बनी चीज़ें, इनको नहीं खाना। किसको, वात प्रकृति वाले को। और रुक्ष सूखा भोजन नहीं खाना, पर उनको कैसा भोजन फिर लेना होता है, स्निग्ध और गुरु, भारी स्निग्ध भोजन लेना, चिकना भोजन लेना होता है। अब इसलिए ऑप्शन इस प्रश्न के अनुसार जो ठीक है वह है ऑप्शन बी और ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। क्या है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, ये इस प्रश्न का सही उत्तर है।
प्रश्न संख्या 30, यहाँ 2 अभिकथन है, ये प्रश्न है। अब अभिकथन में क्या लिखा है? राजसिक आहार योगाभ्यासी के लिए लाभदायक नहीं होता। बिल्कुल सही कहा, ये राजसिक भोजन नहीं करना चाहिए। पहले प्रश्न आया था ना, सात्विक भोजन की बात कही गई है, वो करना चाहिए। फिर ऑप्शन नीचे तर्क क्या दिया? कटु, लवणीय और तीक्ष्ण आहार रजस गुण में वृद्धि करता है। ये बात जो सही कह रहा है, जो योग साधना में एक बाधक होता है। यहाँ जो ये व्याख्या कही गई है ना, ये बिल्कुल इसके साथ मेल खा रहा है, राजसिक आहार के साथ, है ना। पिछली बार सात्विक आहार तो ठीक कहा, पर नीचे व्याख्या राजसिक की दी, इसलिए वो व्याख्या गलत हो गया। पर यहाँ देखिए व्याख्या बिल्कुल इसके संदर्भ में है अभिकथन के, तो इसलिए हम क्या कहेंगे? अभिकथन जो ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। और क्या है? आर ए की सही व्याख्या कही गई है। तो इस तरह से इनको पहचान करना है आपने। अब प्रश्न संख्या 31 में फिर ये कथन अभिकथन का प्रश्न हमेशा आते हैं, 4-5 प्रश्न आते हैं ये कथन अभिकथन के, तो आप इनको भूलना नहीं है और ठीक करना है। अभिकथन में आया है कटु, तिक्त और कषाय रस प्रधान आहार वात प्रकृति के लिए व्यक्तियों के लिए लाभदायक नहीं होता। ध्यान दीजिए, लाभदायी नहीं होता। क्यों? तर्क क्या दिया? तर्क में कहा कटु, तिक्त और कषाय रस प्रधान जो आहार हैं का अत्यधिक जो सेवन करने से वात दोष वृद्धि होती है। यदि इनका सेवन करेंगे इन 3 रसों का तो बढ़ जाएगा। ऊपर वाले अभिकथन में कहा ए में कि ये नहीं करना चाहिए। क्यों? वो वात वालों मना, और यहाँ नीचे कहा ये बढ़ जाएगा यदि इनका सेवन करेंगे तो। अब आपने बताना है इनमें से सही क्या है। अब देखेंगे तो दोनों बातें ठीक हैं, ए भी और आर भी। ए आर दोनों सही हैं और ए से संदर्भ में ही इस बात को इन्होंने कहा, इसलिए आर जो है ए की सही व्याख्या है। इस तरह से प्रश्नों को आपने हल करना है। प्रश्न संख्या 32 या फिर कथन अभिकथन का प्रश्न है इसमें, तो इसको देखिए। अमल और लवण रस प्रधान आहार वात शामक होता है। अमल और लवण रस प्रधान आहार वात शामक होता है, वात को इन्हें शांत करने वाला होता है। ये 2 प्रकार के रस ऐसे हैं। तर्क क्या दिया? अमल और लवण रस जो प्रधान होता है वह वातज विकारों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए अपथ्य है। वहाँ तो का शामक, शांत करता है, और यहाँ नीचे लिख दिया अपथ्य, मतलब खाना नहीं चाहिए। दोनों में भिन्नता हो गई कि नहीं? बातें दोनों मेल नहीं कर रही। दोनों बातें क्या है? यहाँ मेल नहीं कर रही, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो ए है अभिकथन वह सही है, परंतु आर बिल्कुल ही गलत हो गया। यदि ये कहता पथ्य आहार है तो बन जाता ए आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या, पर यहाँ तो आर ने अपथ्य लिख करके गलत कर दिया, इसलिए हम कहेंगे ए सही है और आर गलत है। ये इसका सही ऑप्शन वहाँ पर चूज़ करना आपने। इस तरह से थोड़े थोड़े शब्दों में भिन्नता दे रखी है यहाँ पर। शामक और अपथ्य, इनके अर्थ शब्दों के जरूर याद रखिए। प्रश्न संख्या 33, कफ दोष में किन महाभूत की प्रधानता होती है? अब देखो, पंच महाभूतों से इन दोषों का संबंध स्थापित कैसे करना है वो आप याद रखिए, और रसों से संबंधित प्रश्नों को याद कर लीजिए। अब कफ दोष से जो संबंधित है वो किन दोष महाभूत की प्रधानता उनमें होती है? वायु महाभूत, जल महाभूत, पृथ्वी महाभूत, आकाश महाभूत। वह कौन सा महाभूत है इनमें से 2 जिनके मेल से कफ दोष बनता है? बताइए। आपका टर्न है अब, ये आप बताओ, सही उत्तर बताना है। और ये बहुत अच्छे से मैंने पुराने वीडियोस में विस्तार से बताया हुआ है, और जिन जिन नए विद्यार्थी जिन्होंने आज पहली बार ये वीडियोस मेरे देख रहे हैं उनको मैं फिर कहूँगा, ये पुराने वीडियोस जो हैं योग के, जो इसमें दिया होगा सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर 17, 18, 19 के, उन वीडियोस को देखिए। वहाँ प्रत्येक ऑप्शन को विस्तार से मैंने बताया है और कैसे ये बनता है। यहाँ सही उत्तर इसका मैं बता देता हूँ,
इसका सही उत्तर जो बनता है वह है जल। जल बनता है और पृथ्वी तत्व। जल और पृथ्वी तत्व के मेल से कफ दोष बनता है। इनमें कफ में ये दोनों प्रधान होते हैं, जल और पृथ्वी। प्रश्न संख्या 34। मंद और गुरु गुण युक्त आहार किस प्रकृति के व्यक्तियों के लिए निषिद्ध है? मंद और गुरु गुण युक्त आहार किन प्रकृति, कौन से ऐसी प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए मना किया गया है? वातज प्रकृति, पित्तज प्रकृति, कफज प्रकृति या वातज पित्त प्रकृति? अब इसमें से आपने एक ऑप्शन इसमें से है जिसके लिए मना किया गया है मंद और गुरु गुण युक्त जो भोजन है, वह कौन सा ऑप्शन है? किन को नहीं करना? गुरु से तुरंत समझ आया करें, मंद से समझो, ऐसा भोजन बताओ जो मना किया गया है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। कफज जो है, कफ वाले जो व्यक्ति हैं उनको ऐसा भोजन नहीं करना भारी, ताकि और भारी हो जाएंगे। एक कफ प्रकृति वालों के लिए मना किया गया है। प्रश्न संख्या 35। स्वास्थ्य शब्द का अर्थ है, स्वास्थ्य जो शब्द है उसका क्या अर्थ है? स्वयं की स्थिति, स्वयं में स्थित, आत्मस्वरूप में स्थिति या उपर्युक्त सभी? आपको बताना है इसका सही अर्थ कौन सा है। चारों में सबसे आपको बेहतरीन लगता है कि ये इसका उपयुक्त अर्थ है, इसमें सही अर्थ ये बनता है, और हो सकता है सारे भी ठीक हो सकते हैं, हो सकता है इसमें से एक ऑप्शन सही हो सकता है। जो भी है एक विकल्प चुन करके आप बताइए स्वास्थ्य शब्द का अर्थ। सही अर्थ इसका है ऑप्शन नंबर 4 यानी ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। स्वयं की स्थिति, स्वयं में स्थिति, आत्मस्वरूप में स्थिति, ये तीनों ऑप्शन सही हैं, यानी डी जो है इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 36। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक स्वास्थ्य को प्रकट करता है? जो मानसिक रोग होते ना, वह कौन सा ऑप्शन है जो मानसिक स्वास्थ्य को प्रकट कर देता है? जो व्यक्तित्व की संपूर्ण समन्वित क्रिया को दर्शाती है। बी, मन की संवेगात्मक अस्वस्थता है, अवस्था है। सी, मन की भावनात्मक एवं विचारात्मक अवस्था या उपयुक्त सभी? इनमें से बताना एक ऑप्शन जो मानसिक स्वास्थ्य को प्रकट करता है, मानसिक रूप से जो व्यक्ति स्वस्थ होते हैं उनको प्रकट करना, वो कौन सा ऑप्शन है? इसमें से बारीकी से ऐसे प्रश्नों को 2 बार 3 बार पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करना परीक्षा में, तभी सही उत्तर पर पहुंच पाओगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जो व्यक्तित्व की संपूर्ण समन्वित क्रिया को दर्शाती है। मतलब सभी पूर्ण है, तो इसका मतलब क्या है? मानसिक स्वस्थ है व्यक्ति, मानसिक स्वास्थ्य को प्रकट करता है वो। ठीक है, तो इस तरह से आपने प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना, फिर उत्तर देना है। सत्व गुण निम्न में से किसका प्रतीक है? अब देखियो, फिर सत्व से संबंधित गुणों कहा गया है। असमानता, अंधकार, ज्ञान, क्रियाशीलता। इसमें से एक ऑप्शन है जो सत्व गुण जो है, सत्व रज तम जो गुण होते हैं ना, उनमें से सत्व जो गुण है वह इसमें से किसका प्रतीक माना गया है, यह आपको बताना है। किसका प्रतीक माना गया है सत्व जो गुण है? एक ऑप्शन बताओ कौन सा सही है। आपके आंसर जब आते हैं ना तो बड़ी खुशी होती है, आपके कमेंट, आपका आंसर, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी मेहनत बिल्कुल सही दिशा में जा रही है, विद्यार्थी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको लाभ मिलता है, तो मेहनत करने का आनंद भी आता है। तो आपसे बार बार हम कहते हैं कमेंट में आलस नहीं करना, ज़रूर रिएक्शन आपका आना चाहिए, तभी रिस्पॉन्स आता है। क्लास पढ़ाते वक्त टीचर बच्चों को पढ़ाता रहे, बच्चे उसमें रिस्पॉन्स ना करें तो पता नहीं कैसे नहीं चलता ना। सेम ऐसे जब ऑनलाइन क्लासों में भी आपके कमेंट से ही हमें समझ में आता है कौन सुनता है। तो आपसे फिर पुनः आग्रह करूँगा कि कमेंट के साथ आप अपना रिस्पॉन्स, प्रेजेंटेशन, आपकी उपस्थिति, अटेंडेंस ज़रूर बताया करें कि हम आपको सुना, कैसा लगा। तो इसमें से सही उत्तर जो इसका है वह ये है ज्ञान। सत्व जो है ज्ञान का प्रतीक है, अंधकार का नहीं है।
क्रियाशीलता का नहीं है, इसलिए सही ऑप्शन क्या है? सी। प्रश्न संख्या 38, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य के चतुर्थ पक्ष का नाम है। देखिए वहाँ प्रश्न आया था जो नहीं है, जिसमें हमने कहा एक ऑप्शन है जो हटा दिया गया, था नहीं पहले, और मैंने कहा एक बाद में इसको जोड़ दिया गया। अब याद करिए वह कौन सा ऑप्शन है इसमें से जो चतुर्थ पक्ष का नाम है, जिसे रखा गया सामाजिक को, शारीरिक, आध्यात्मिक या मानसिक। उम्मीद करूँगा सभी सही उत्तर देंगे। इसमें एक ऑप्शन इसमें है जो बाद में जोड़ा गया, जो पहले नहीं था। बहुत सुंदर, सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर सी, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक को बाद में जोड़ा गया चतुर्थ पक्ष के रूप में। प्रश्न आ गया आपका 39 नंबर पर, हम पहुंच गए हैं, वीडियो समाप्त की ओर जा रहा है। नाड़ियों में प्राणों के असंतुलन तथा अव्यवस्था के कारण उत्पन्न होता है। जब असंतुलन होता है नाड़ियों में प्राणों का और अव्यवस्था बनती है तो क्या उत्पन्न होता है, वो आपने बताना है। कुजीर्णत्वम, अजीर्णत्वम, अतिजीर्णत्वम और उपयुक्त सभी। अब देखो ऐसे शब्दों का चयन करते हैं, या तो आप इन शब्दों के अर्थ जान लो, नहीं तो आप फिर प्रश्न ऐसे ही गैस करके आओगे। तो कुजीर्णत्वम क्या है, अजीर्णत्वम क्या है, अतिजीर्णत्वम क्या है, ये सब कॉन्स्टिपेशन से संबंधित प्रश्न है। तो आपको बताना है नाड़ियों में प्राणों के असंतुलन, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखो सभी के सभी एक ही बात है, बुरा जीर्णत्वम है सब कॉन्स्टी। इसका सही उत्तर आता है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्या है? उपयुक्त सभी जो हैं ये सब के सब प्राणों के असंतुलन होने से अव्यवस्था के कारण उत्पन्न हो जाते हैं शरीर में। प्रश्न संख्या 40, आकाश तत्व की स्वास्थ्य रक्षा में निम्न में से कौन सी भूमिका है। हम स्वास्थ्य रक्षा के लिए निम्न में से कौन सी भूमिका है बताना है। शरीर में वायु का संचार करना, रक्त का संचार, पाचन क्रिया में सहायता करना, उपयुक्त सभी। आकाश तत्व शरीर में क्या रोल अदा करता है, या आप बताइए। शरीर में वायु का संचार करने में आकाश तत्व का अहम भूमिका होती है। बिल्कुल सही है, होती है। बिना स्पेस के वायु कैसे चलेगी। बी, रक्त का संचार भी शायद क्या है, ये भी करता है। रक्त संचार में आकाश तत्व का महत्व होता है। पाचन क्रिया में भी सहायता करता है आकाश तत्व, है ना। उपवास काल में कैसे पाचन तंत्र को बढ़ाता है करता है। उपयुक्त सभी, इसका सही उत्तर क्या बनता है? ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, तीनों सही है। प्रश्न 41, व्यान वायु की विकृति से निम्न में से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। 5 प्रकार की वायु होती है, उन वायु में से एक वायु है व्यान वायु। व्यान वायु यदि बिगड़ जाता है तो शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न होता है, आप बताइए। क्या ज्वर हो जाता है, अतिसार यानी दस्त लग जाते हैं, रक्तपित्त या यक्षमा का रोग होता है, या सभी रोग हो जाते हैं। यदि व्यान वायु यदि बिगड़ जाए शरीर में तो शरीर में क्या क्या उत्पात होता है, इनमें से बताना है आपको। सही उत्तर बताओ क्या हो सकता है। सही उत्तर इसका है उपयुक्त सभी। ये तीनों इसका सही उत्तर है। तीनों इस समस्याएं शरीर में आती हैं। बुखार हो जाएगा व्यान बिगड़ने से, लूज मोशन होते हैं, रक्तपित्त, सब कुछ बिगड़ जाता है। व्यान बहुत इंपॉर्टेंट प्राण है शरीर में, तो सारा सर्कुलेटरी सिस्टम बिगड़ता है। ये ऑप्शन नंबर डी सही है। 42 नंबर प्रश्न पर आ चुके हैं। यौगिक आहार व्यवस्था का मूल आधार है। यौगिक आहार व्यवस्था का मूल आधार क्या है? मिताहार, बहुभोजन या गरिष्ठ भोजन, या इनमें से कोई नहीं। एक ऑप्शन इसमें चुनकर बताइए जो यौगिक आहार का मुख्य मूल आधार माना गया है। क्या हम ज़्यादा भोजन करें या भारी भोजन करें, या कम भोजन करें, या इनमें से कोई भी नहीं। एक ऑप्शन चुनकर बताओ सही उत्तर इनमें से क्या है।
फटाफट उत्तर देने की कोशिश करो। बहुत सरल प्रश्न भी आते हैं, सभी कठिन नहीं होते। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मिताहार। क्या है? मिताहार मूल आधार माना गया है। ज़्यादा खाने वाले वो यौगिक आहार में नहीं आते। प्रश्न संख्या 43, मैत्री का अर्थ है। देखो जो 4 हमने पढ़ा था ना पहले, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, अब पूछा जा रहा है मैत्री का अर्थ बताओ क्या है। अब मैत्री का अर्थ आपने बताना है। सौहार्द होता है, या स्वयं से भिन्न जीवों को स्वयं से अभिन्न समझना, या समस्त जीवों के प्रति करुणा का भाव रखना। अब इसमें से सही उत्तर बताओ क्या है। सौहार्द। सौहार्द मतलब बहुत एक प्रेम भाव। मैत्री का अर्थ स्वयं से भिन्न, जितने भी अपने से अलग जीवों को स्वयं से अभिन्न, अभिन्न मतलब भिन्न न जानना, अलग नहीं समझना, यानी अपना ही मान लेना। तीसरा, समस्त जीवों के प्रति अपना करुणा का भाव रखना। इसका सही उत्तर क्या बनता है? आप सोचिए क्या हो सकता है। क्या तीनों भी सही हो सकते हैं क्या? हाँ, तीनों सही हैं। ऑप्शन नंबर डी, डी जो है इसका सही उत्तर है। इसलिए ध्यान से अर्थों का, शब्दों का अर्थ लगाना सीख जाएंगे तो कई बार हमारा गलत इसलिए हो जाता है कि हम शब्दों के अर्थ समझ नहीं पाते। प्रश्न आता है पर अर्थ नहीं समझने के कारण हम उस ऑप्शन को गलत कर लेते हैं। तो ये थोड़ा विशेष अपनी हिंदी शब्दावली को बढ़ाइए। गीता के अनुसार तामसिक आहार का लक्षण है। अब तामसिक है तो राजसिक और सात्विक भी जान लीजिएगा। यहाँ तामसिक आहार का लक्षण बताया जा रहा है। अधिक पहले का बना हुआ भोजन, रस रहित दुर्गंध युक्त बासी भोजन, या उच्छिष्ट और अपवित्र भोजन, या उपयुक्त सभी। तामसिक आहार का किस प्रकार का भोजन होता है तामसिक, वो आपने बताना है। तामसिक आहार जो है उसका लक्षण क्या है। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी, डी जो है इसका सही उत्तर है। क्योंकि अधिक पहले का बना भोजन भी मना किया गया है, रस रहित ये सब मना है, बचा अपवित्र सब मना किया गया है, ये तामसिक आहार में आते हैं। प्रश्न संख्या 45, निम्न में से कौन सा आचार के रूप में मान्य नहीं है। आचार, ध्यान दीजिए शब्द आचार के रूप में मान्य नहीं है। अग्नि में होम करना चाहिए, प्रशस्त औषधि धारण करना चाहिए, दुर्गति प्राप्त लोगों की रक्षा नहीं करना चाहिए, ध्यान दीजिए नहीं करना चाहिए, या ऑप्शन डी मित और मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। एक बताइए आचार के रूप में मान्य नहीं है। शब्दों को प्रश्न कई बार समझ में ना आए तो दोबारा प्रश्न के उत्तरों को दोहरा लिया करें। इसमें से ऑप्शन नंबर सी जो है वो एक मान्य नहीं है, क्योंकि इसमें लिखा दुर्गति प्राप्त, जो जिनके साथ अन्याय या कुछ दुर्गति हुई है उन लोगों की रक्षा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। आचार में आता है कि उनको भी अवसर देना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। और बाकी 3 ऑप्शन वो ठीक है, एक ये गलत है, सी। अब प्रश्न संख्या 46, विहार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा सम्मिलित है। विहार जो हम करते हैं, विहार के अंतर्गत कौन सा सम्मिलित है। दिनचर्या, रात्रिचर्या, सद्वृत्त का पालन, या उपयुक्त सभी। विहार में आहार होता है कि नहीं, आहार, विहार। अब इसलिए पूछा गया विहार के अंतर्गत इनमें से कौन सा सम्मिलित है। दिनचर्या आती है क्या, रात्रिचर्या, सद्वृत्त का पालन, क्या है ये। असल में इसका उत्तर सही है। सोचिए फिर भी बताओ, आप कोशिश करो, बताते हैं फिर आपको। स्वयं ट्राई करिए, सभी उत्तर देने का प्रयास करिए। इसका सही उत्तर आता है ऑप्शन नंबर डी। क्या ये तीनों आते हैं विहार में। पूरा दिनचर्या, रात्रिचर्या, सद्वृत्त का पालन, ये सब आते हैं विहार में। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही उत्तर है इसका। प्रश्न नंबर 47 पर आ गए हम। दिनचर्या से संबंधित नहीं है। देखो पहले पूछा है, अब क्या कह रहे हैं, संबंधित नहीं है। क्या नहीं है, मंजन एवं दंत धावन हम दिनचर्या में करते हैं। अंजन, आंखों में अंजन लगाना, छत्र धारण करना, या स्त्री गमन। इनमें से एक ऑप्शन गलत है। कौन सा गलत है बताइए।
एक ऑप्शन इसमें से गलत है। क्या छाता धारण करना चाहिए या स्त्री का गमन करना चाहिए? स्त्री गमन मीन स्त्री के साथ सहवास, जो गमन वो नहीं करना है कि नहीं? अंजन, आँखों में सुरमा वो अंजन लगाते हैं, काजल जो हम लगाते हैं वो लगाना है। एक ऑप्शन गलत है, इसमें दिनचर्या से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी स्त्री गमन नहीं है, ये उसमें नहीं आता। प्रश्न संख्या 48, स्वास्थ्य रक्षा के सूत्र हैं। स्वास्थ्य यदि अपना अपना रखना है तो उसके सूत्र क्या हैं? सामर्थ्य अनुसार व्यायाम करना, यथोचित मात्रा में भोजन करना, तनाव मुक्त रहना या उपयुक्त सभी। क्या करना चाहिए स्वास्थ्य के लिए? कितना कितना भोजन करना, हम अपना डाइट प्लान करते हैं कि नहीं? कितना करना, कितनी मात्रा में करना, है ना? कितना व्यायाम करना। आप सही उत्तर इसमें से बताओ, एक ऑप्शन चयन करके कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। तीनों सही है ऊपर वाले, इनका पालन करना बहुत जरूरी है, तभी आपका स्वास्थ्य बन पाएगा। प्रश्न संख्या 49, विशुद्ध चक्र के साधना, विशुद्धि चक्र की जो साधना से निम्न में से कौन से रोग का इलाज करना संभव होता है? देखो, चक्रों का ध्यान, उनकी साधना से भी रोगों का क्षय होता है। कैसे? विशुद्धि चक्र पहले ध्यान देना पड़े वो किधर है, फिर सोचो उस से संबंधित जो रोग उसका बनता है कि नहीं। अब यहाँ ऑप्शन थायराइड जनित रोग, घेंगा रोग, शारीरिक रोग या उपयुक्त सभी। अब बताओ कौन सा सही उत्तर है? शारीरिक वृद्धि की कमी, घेंगा रोग, थायराइड जनित रोग। अब विशुद्धि चक्र यदि आप उसकी साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो बताओ क्या वो रोग ठीक हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर है, क्योंकि थायराइड जो ग्लैंड से हमारी हाइट में भी ये वृद्धि करने में कार्य करता है, वृद्धि में कमी ला देता है। यदि लग जाए तो घेंगा रोग होता है। ये सब ठीक होता है इसकी धारणा करने से। प्रश्न संख्या 50, देखो हम अंतिम तक आ चुके हैं। जो अभी तक जुड़े हुए हैं उन सब का बहुत बहुत सच में दिल से धन्यवाद। पंचकोश संकल्पना के मूल ग्रंथ का नाम क्या है? पंचकोश संकल्पना के मूल ग्रंथ का नाम क्या है वो आपने बताना है। तैत्तिरीय उपनिषद, रामायण, महाभारत, विवेक चूड़ामणि। पंचकोशों का वर्णन आप याद करिए, उपनिषदों की यूनिट जो हमने पढ़ी थी 2 और 3 नंबर में, 2 वाली यूनिट में आपको बताया था पंचकोश जो है ये संकल्पना जो इसमें बताया गया है, कहाँ किस उपनिषद में आता है, वर्णन है। अब देखो उपनिषद तो मैंने बोल ही दिया, अब आप उत्तर मुझे लगता है सही दे दोगे, इसलिए बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर है तैत्तिरीय उपनिषद, क्योंकि रामायण महाभारत में इसका वर्णन नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है तैत्तिरीय उपनिषद वाला ए ऑप्शन सही है इसका। प्रश्न संख्या 51, यह आपका सेकंड लास्ट प्रश्न है आज का। योग से संबंधित नहीं है, क्या नहीं है योग से संबंधित इसमें से? गोरक्षनाथ, पतंजलि या स्वात्माराम या आर्यभट्ट। बताओ, सभी ने सही उत्तर बताना है। एक इसमें ऐसा महापुरुष है जो योग से संबंधित नहीं है, उनका योग के साथ कोई संबंध नहीं है, वो अलग क्षेत्र से हैं, योग का उनसे कोई संबंध नहीं है। वह कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है ये गणितज्ञ हुए हैं, ज्योतिषी हुए हैं, तो इनका संबंध इससे नहीं है और ये बाकी सब योग से ही जुड़े हुए हैं। आज का अंतिम प्रश्न, कोलाइटिस रोग संबंधित है। जो कोलाइटिस नाम का एक रोग है वह किससे संबंधित है? आमाशय, बड़ी आंत, फेफड़े से, इनमें से किसी से नहीं। ये कोलाइटिस जो रोग है ये किससे संबंधित है? कोलन, आपने नाम सुना होगा कोलन। कोलन जो नाम है वो किधर आता है बॉडी में, किस पार्ट में आता है, तो समझ में आ जाएगा। वो कोलन जो है और कोलन से कोलाइटिस रोग बनता है, तो ऑप्शन कौन सा आप सोचो कौन सा हो सकता है? कोलन फेफड़ों में तो आता नहीं है ना, न आमाशय में आता, तो किधर आता है? बड़ी आंत में आता है। बड़ी आंत में कोलन आता है, इसलिए बड़ी आंत से संबंधित ये रोग है।
और आज के लिए इतना ही है। और कोशिश किया हमने सारे प्रश्नों को एकत्रित करके एक साथ 7 नंबर यूनिट के जितने प्रश्न थे इसी में डालने का, और भी 2020 का वीडियोस अलग करेंगे। अभी जितने विद्यार्थी सुन रहे हैं सबका बहुत से हृदय से धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे शेयर करा करें, कमेंट करा करें। इसी के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।